पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम स्मरणीय श्रमण भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग 27 भवों के अंतर्गत 18वां भव वासुदेव त्रिपृष्ठ का भव बताया जा रहा था। कल ज्योतिष के बारे में प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव ने एक पंडित ज्योतिषी से संपर्क किया, ज्योतिषी से बात की। पंडित जी से प्रतिवासुदेव बोला, पंडित जी एक मेरा प्रश्न है मेरे खुद के बारे में ही कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। मेरी मृत्यु स्वाभाविक रूप में आयुष्य पूरा हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा, इस रूप में होगी, या कोई व्यक्ति मुझे मारेगा, वध करेगा। दोनों में से कौन से तरीके से मेरा प्राणांत होगा। पंडित बोला, महाराज मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूं कि आपने बड़ा गूढ़ प्रश्न कर लिया है। मैं सही बताऊं तो थोड़ा मेरा मन संकुचित होता है कि यह बात कैसे बताऊं, गलत बता दूं तो वह उचित नहीं है। अश्वग्रीव जी बोले, आप घबराओ मत, जो है सो बता दो, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो पंडित बोला, महाराज आपकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं होगी, आप किसी के द्वारा मारे जाओगे, ऐसे आपका प्राणांत होगा। ठीक है, तो पंडित जी नाम बताओ, कौन आदमी मुझे मारने वाला होगा। पंडित जी बोले, महाराज क्षमा करो, नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा, नहीं बता सकता, तो कुछ तो हिंट दो मुझे, किस प्रकार का आदमी मेरा हंता बनेगा। तब पंडित जी बोले कि महाराज मैं आपको हिंट के रूप में 2 लक्षण बता देता हूं, कौन आपका हंता, हत्यारा होगा। बताओ। पहला लक्षण है कि जो आदमी आपको मारेगा वो आदमी ऐसा होगा जो आपके दूत का अपमान करेगा। आपका दूत है राजदूत चंडवेग, वो कहीं जाएगा और उसका जो तिरस्कार कर देगा वो आदमी, वो युवक, वो व्यक्ति आपका प्राणांत करने वाला होगा। यह पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि वो ही व्यक्ति आपके खेतों में कोई शेर आतंक मचाने वाला होगा, उस शेर को जो मार देगा वो ही व्यक्ति, यानी ये दोनों काम जो आदमी कर देगा वो ही व्यक्ति आपको अगला भव दिखाने वाला होगा। प्रतिवासुदेव ने बेबाक बात पंडित जी के मुंह से सुनी। कहा, पंडित जी ठीक है, आपने अपनी विद्या के अनुसार अपनी बात बता दी है, जो भी दान दक्षिणा पंडित जी को देना था दे करके ससम्मान पंडित जी को विदा कर दिया गया। अब प्रतिवासुदेव
सजग हो गया कि जानकारी लेना, ध्यान रखना, ये दो काम करने वाला कौन युवक, कौन आदमी होता है, फिर उस पर मुझे ध्यान देना है। समय थोड़ा बीता। एक बार प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव ने अपने दूत चंडवेग से कहा कि देखो, कुछ कार्य हैं, आसपास के राज्यों में जाना है, मेरे कुछ संदेश मैसेज हैं, वो आसपास के राजाओं के पास, हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं आसपास के राज्यों के साथ, कुछ मेरी बातें हैं वो उन राजाओं तक पहुंचानी है, तुम तैयारी करो, एक छोटी यात्रा तुम्हें करनी है, जो आपका आदेश। दूत बड़ा समझदार होना चाहिए। दूत है वो केवल कहे उतना ही कर दे, वो दूत सामान्य है। वो दूत ज्यादा योग्य है तो मौका देखकर जैसा बताना, जैसा करना वो भी कर सके, औचित्य के अनुसार वो दूत बहुत योग्य होता है। दूत बड़ा समझदार भी होना चाहिए, बोलने में थोड़ा अच्छा तरीका रखने वाला, माहिर होना चाहिए, वाक्पटु दूत होना चाहिए, जो अपने राज्य का, राजा का प्रतिनिधित्व कर सके, अच्छी तरह बात को प्रेजेंट कर सके, ऐसा दूत होना चाहिए। तो वह चंडवेग बोला, आपकी जो आज्ञा, जब जाना आप अपने संदेश मुझे जब आप दे देंगे मैं जल्दी रवाना हो जाऊंगा। तो अश्वग्रीव ने अपनी जो बातें बतानी थी चंडवेग को बता दी, अब तुम जल्दी यहां से यात्रा का आरंभ कर दो। दूत चंडवेग रवाना हो गया। अनेक राजधानियों में वह जाते 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 वह पोतनपुर भी पहुंचा, जहां वो प्रजापति राजा था। त्रिपृष्ठ, अचल त्रिपृष्ठ ये भाई थे, पुत्र थे राजा, वहां पहुंचा। पोतनपुर में राजसभा लगी हुई थी और दूत उसी समय वहां पहुंचा। राजसभा के बीच गया और उस समय राजसभा में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और स्वयं राजा, राजकुमार और भी लोग संगीत के प्रोग्राम में रस ले रहे थे। अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। ये कई बार संगीत के कार्यक्रम चलते भी हैं, उनका अपना, कई बार ये गायक और गाते हैं, कईयों में अच्छा गाने का तरीका भी हो सकता है और संगीतों के प्रति लोगों में कुछ आकर्षण भी देखने को मिलता है और भक्ति संगीत भी होते हैं। आराध्यों के प्रति भक्ति के गीत भी गाए जाते हैं और भक्ति गीतों में भी बड़ा रस आ सकता है। तो राजा के सान्निध्य में वो संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। बीच में वह दूत आ गया। तो राजा ने भी, दूत आया है, अश्वग्रीव महाराज का दूत, राजा ने मान सम्मान दिया, भी दूत आया, मान सम्मान दो, स्वागत करें दूत का। तो कि दूत एक प्रतिनिधि के रूप में आया है, वो अश्वग्रीव जी महाराज के वहां से आया है, तो राजा ने मान सम्मान दिया। त्रिपृष्ठ भी वहीं बैठा था। उसने सोचा, रे क्या इसका सम्मान किया जा रहा है, फालतू बीच में आ गया, ये तो हमारा बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम का रस भंग कर दिया इसने। ठीक है, यह थोड़ा विवेक तो होना चाहिए कि आदमी कब किस समय किसके पास जाए, किस समय कहां जाए। असमय में कोई चला जाए तो असुहावना सा लग सकता है।
पर दूत था, अपने तरीके से वो आ गया। और कुछ त्रिपृष्ठ भी थोड़ा तेज आसातना कहीं प्रभु की न हो जाए। वो तो उस समय तो भावी वासुदेव थे, एक कठोर मानो अनुशासता प्रशासता। ये अनुशासन प्रशासन के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई बड़ा कठोरता से अनुशासन करने वाला अनुशासता हो सकता है, कोई बहुत कोमलता से अनुशासन करने वाला भी हो सकता है, अपने अपने तरीके हो सकते हैं। त्रिपृष्ठ को यह सुहावना नहीं लगा, मन को भाया नहीं कि बीच में आ गया, ये संगीत के प्रोग्राम में विघ्न डाल दिया इसने। तो त्रिपृष्ठ ने थोड़ा दूत के साथ रुक्ष व्यवहार या अच्छा व्यवहार नहीं किया, रुक्ष व्यवहार किया और थोड़ा उसका अपमान भी कर दिया। दूत को भी थोड़ा बुरा लगा कि राजकुमार ने मेरा अपमान किया। राजा जी ने तो बहुत मान सम्मान दिया, पर राजकुमार ने अपमान किया है। खैर दूत वहां से विदा हो गया और आखिर वह अश्वग्रीव के पास पहुंचा। दूत आया तो राजा ने, अश्वग्रीव ने बहुत अच्छा समय दिया, बताओ सारी बातें बताओ, कैसे कैसे बातें हुई है। राजा अश्वग्रीव बैठा था, दूत बैठा था, राजा सुन रहा था सारी खबरें, किस राज्य में किस राजा ने क्या कहा है। बात बताते बताते दूत पोतनपुर की बात बताने लगा। अच्छा पोतनपुर गए, हाँ मैं जाके आ गया हूं कि वहां के राजा जो हैं प्रजापति, उन्होंने क्या कहा मेरे संदेश के, जो भी क्या कहा है। और ये कहा बहुत कुशल क्षेम सब बातें हो गई है, वो सब ठीक रहा ना। कि महाराज और तो यात्रा मेरी ठीक रही, तो पोतनपुर की यात्रा बहुत बढ़िया नहीं रही। क्यों, क्या हुआ? तो प्रजापति तो बहुत अच्छा आदमी है, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया राजा है, बहुत भला आदमी है। तो महाराज उसका बेटा बहुत तेज है। कौन बेटा? महाराज वो त्रिपृष्ठ है। क्या किया? महाराज प्रजापति ने मेरा मान सम्मान किया। हालांकि वो संगीत का प्रोग्राम चल रहा था, जब मैं गया था तब पता नहीं मेरे जाने से कोई उनके डिस्टर्बेंस हो गया होगा प्रोग्राम में। तो त्रिपृष्ठ ने मेरा अपमान किया, तिरस्कार कर दिया था। यह बात कहीं अश्वग्रीव का दिमाग ठनका कि पंडित जी ने कहा था ना कि आपके दूत का जो अपमान करेगा वही आपको मारने वाला होगा। एक लक्षण तो मिल गया कि दूत का अपमान त्रिपृष्ठ ने किया है। अब दूसरा लक्षण और देखता हूं कैसे क्या मिलता है। प्रतिवासुदेव ने कहा ठीक है, अपने सचिव आदि को बुलाया कि भाई इस पर ध्यान दो, खेतों की सुरक्षा होनी चाहिए। एक एक राजा जो हमारे अधीन बहुत राज्य हैं, एक एक राजा की बारी बांध दी जाए। एक दिन एक राजा, दूसरे दिन वो राजा, फिर वो राजा, क्यों बारी बारी खेतों में उनके सैनिक और सब रहे, राजा खुद रहे, सुरक्षा करे खेतों की, शेर से रक्षा करे किसानों की, किसान परिवारों की। ठीक है, व्यवस्था हो गई। एक एक राजा का नंबर चलते चलते पोतनपुर नरेश प्रजापति का नंबर आ गया। तो प्रजापति को निर्देश मिला था कि अमुक दिनांक में आपको वहां जाना है, आप अपने सैनिकों को ले जाओ, सुरक्षा करो। प्रजापति तैयार हुआ खेतों में जाने के लिए। तो त्रिपृष्ठ ने कहा कि पिताश्री कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? कहा बेटा आज हमारी बारी है, वो शेर का आतंक छाया हुआ है, तो खेतों की, किसानों की, किसान परिवारों की सुरक्षा के लिए आज मैं सैनिकों को लेकर जा रहा हूं।
मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूं। तो त्रिपृष्ठ बोला, पिताश्री आपको पधारने की जरूरत नहीं है, ये छोटा सा काम है, कौन सा बड़ा काम जो आपको पधारना पड़े, यह काम हम बच्चे ही कर सकते हैं। कहा बेटा तुम क्या, आखिर जिम्मा तो मेरा है ना, मैं ही जाऊंगा। कि पिताजी हो गया जिम्मा आपका, जिम्मा तो आपका ही है, नाम आपका ही रहेगा और काम हम करेंगे। कानूनी भाषा में नाम आपका, काम हम बच्चे करेंगे, विराजो, नहीं पधारना कहीं। आखिर बच्चों की बात भी माननी पड़ी, पिता है, पिता की बात बच्चे माने, यह तो एक सामान्य, कभी कभी पिता को भी बच्चों की बात पर ध्यान देना हो सकता है कि बच्चे तो माने, पर बच्चों की अच्छी बात है तो पिता को भी अपना जिद, अपनी बात छोड़ करके कभी कभी मान लेनी हो सकती है। क्योंकि अकेले बच्चे ही बच्चे माने, पिता कुछ नहीं मानेगा, तो थोड़ा बच्चों के मन में भी कि हम तो मानते हैं, पिताजी हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं, तो कहीं कोई आपसी अंतर मानसिक हो सकता है। तो मौके पर बच्चों की बात पिता मान ले तो थोड़ा बच्चों के मन में भी थोड़ा उत्साह भी, हमारी बात भी पिताजी सुनते हैं, ध्यान भी देते हैं। तो यह परिवार में भी हम देखें कि पारिवारिक जीवन कैसे समरसता पूर्ण रहे। तो इसमें पिता का तो एक ठीक है, मान सम्मान अनुशासन की व्यवहार में बात है ही, पिता की बात तो सम्माननीय हो ही सकती है, और कहीं कहीं पिता बच्चों की बात पर भी औचित्य के साथ, न्यायता के साथ ध्यान देकर बच्चों की बात को भी मान ले, या कभी मनुहार को भी कोई खास कठिनाई न हो तो मान ले, तो आपसी रिश्ते अच्छे रह सकते हैं। तो प्रजापति को जब त्रिपृष्ठ ने कहा कि नहीं नहीं आप नहीं, हम जाएंगे, तो कहा ठीक है, देखो तुम जैसा कहो, आप विराजो। प्रजापति घर में बैठ गया महल में कि हम दोनों भाई जा रहे हैं। तो अचल और त्रिपृष्ठ दोनों भाई तैयार हुए, शस्त्रास्त्र से सज्जित होकर खेतों की ओर आगे बढ़े। जानकारी की कि वो शेर आता किधर से है, शायद शेर तो उधर से आता है, हम तो शेर के पास ही जाएं। जिधर शेर की गुफा थी दोनों भाई उधर बढ़ने लगे। दोनों ने जोर से नाद किया। शेर इस आवाज से आकृष्ट होकर, क्रुद्ध होकर गुफा से बाहर आ गया। अब दोनों ने देखा, हो वो शेर, वो शेर। अब शेर उनकी ओर आ रहा था, भाइयों की ओर। तो भाइयों ने देखा कि पैदल आ रहा है शेर। त्रिपृष्ठ ने कहा शेर पैदल है तो मैं रथ में क्यों बैठूं, मैं भी पैदल चलूंगा। त्रिपृष्ठ भी रथ से नीचे उतर गया। फिर त्रिपृष्ठ ने देखा शेर के पास कोई हथियार नहीं है, तो मैं हथियार क्यों रखूं, बराबरी से काम करेंगे। तो हथियार भी छोड़ दिए, बिना हथियार सामने जाऊंगा। बिना हथियार आगे बढ़ने लगा। यह तो खैर अलग प्रयोजन था, वरना हमारे साधु होते हैं जिनकल्पी साधु, जिनकल्पिक साधु ले कष्ट उदीरो रे, तो आव्या उदय किम थाय अधीरो रे भाव। तो जिनकल्पी साधु हो और जिनकल्पी साधु के सामने शेर आ जाए तो जिनकल्पी साधु हथियार थोड़ा ही लेता है। शेर आया तो आ गया वो, और शेर आए भले शेर के सामने चले, होगा सो हो जाएगा। तो वह तो खैर जिनकल्पी साधु की बात है, और ये जिनकल्पी साधु तो नहीं, तो
जिनेश्वर बनने वाले हैं, जिनेश्वर बनने वाले हैं त्रिपृष्ठ, तो शेर के सामने चले, बिना हथियार पैदल चले। और जब शेर ने देखा आदमी मेरे निकट आ गया है, तो शेर भी दहाड़ा और दहाड़ करके त्रिपृष्ठ पर झपटा। तो त्रिपृष्ठ था, उसने भी देखा शेर इस आक्रामक मुद्रा में है, विद्युत वेग से लपक कर शेर के दोनों जबड़ों को पकड़कर पुराने बांस की तरह जबड़ों को चीर डाला और शेर का प्राणांत हो गया। कोई अनुमोदना की बात नहीं है, ये अपना सुरक्षा का उनका जिम्मा हो सकता है। शेर का प्राणांत हो गया। शेर के मरने की बात सुनकर यह सूचना मिली कि शेर तो मर गया, वो बारी भी बंद हो गई, बारी बंद हो गई। कोई बारी नहीं है। हमारे संतों में पहले रात की बारी चलती थी, एक एक साधु का नंबर आता यथा विधि कि आज रात को उसकी बारी, आज रात को उसकी बारी। बाद में गुरुदेव तुलसी के ही समय रात की बारी का उस रूप में, जो यानी जगह जगह जाकर के जो क्रम चलता था, उस रूप में जो विराट बारी का रूप था वो बंद हो गया।